नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज जो मैं आपको अपडेट देने वाला हूं वो सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बहुत ही जरूरी होने वाली है, क्योंकि दोस्तों 20 मई 2026 को एक प्रोटेस्ट चेन भी होने वाली है और साथ में पेंशनर्स कोर्ट केस की एक अहम सुनवाई भी होने वाली है। अभी आपको बता दूं, ये जो सुनवाई है हमें किस पक्ष की ओर जाती दिखाई दे रही है? पेंशनर्स पक्ष की ओर। हमें लग रहा है कि पेंशनर्स पक्ष का पलड़ा भारी है इस समय, लेकिन आप थोड़ा सा गलत फहमी का शिकार हो रहे हो। मैं आपको बता दूं कि सरकार ने एक ऐसा हथियार तैयार किया है, एक नहीं दो ऐसे हथियार तैयार किए हैं जिससे 20 मई 2026 का जो पेंशनर्स कोर्ट केस की अहम सुनवाई है उसका पूरी तरीके से मोड चेंज होने वाला है। यानी कि कोर्ट केस का मोड चेंज कर देगा, ठीक है, उसका डायरेक्शन ही बदल देगा। आज इस वीडियो में आपको सरकार की वो ताकत दिखाने वाला हूं जिसकी वजह से यहां पर बहुत ही दिक्कत हो सकती है पेंशनर्स को। अगर आज इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया तो आपको पता चल जाएगा कि सरकार में कितनी ताकत है और आगे आने वाले दिनों में जो भी कोर्ट केस होने वाला है, कोर्ट केस का जो पक्ष है वो पूरी तरीके से बदल कर रख देगी सरकार। तो चलिए, ऐसी क्या बात है, एक सवाल है मेरे पास। उस सवाल को सुनने के बाद हम जो भी क्लियर जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं आपको, वो बहुत ही अहम है सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए। तो चलिए, सबसे पहले तो अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, बीएसएनएल से जुड़ी हुई सभी खबरें देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मैं भी जो भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों चलिए, वीडियो को बढ़ाते आगे। मेरा नाम है सुरेश शर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, वीडियो को बढ़ाते आगे। तो दोस्तों देखिए, पेंशनर्स कोर्ट केस आज के टाइम पे बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए, और उससे जुड़ी ये जो अपडेट मैं देने वाला हूं ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार को कमजोर मत समझना। सरकार नीचे नीचे धीरे धीरे खिसकती है और सरकार ने एक ऐसी प्लानिंग की है जिसकी वजह से कोर्ट केस का रुख चेंज हो सकता है। देखिए दोस्तों, अभी कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो आपको बताया था जिसमें 16,938 करोड़ रुपए की बात की थी, जहां पर सरकार ने एक तर्क दिया था बीएसएनएल कोर्ट को, ठीक है, कोर्ट को एक तर्क दिया था जिसमें 16,938 करोड़ रुपए की बात की थी, वित्तीय बोझ वाली बात की थी, ठीक है। शायद आपको पता होगा, अगर आप मेरा वीडियो रोज देखते हो तो सभी को पता होगी ये बात, ठीक है। अभी यहाँ पर 16,938 करोड़ रुपए का जो तर्क दिया है वो बहुत ही मजबूत है, और इसी के साथ सीडीए और आईडीए पे स्केल का भी तर्क दिया है, जो कि दो हथियार के काम करते हैं। देखिए, एक सवाल है मेरा, कोर्ट केस में सरकार के आर्थिक बोझ वाले तर्क का क्या तोड़ है? देखिए, सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में लिखित में दावा दिया है, इन राइटिंग। यहां पर कोई गारंटी नहीं दी, कोई आश्वासन नहीं दिया, यहां पर लिखित में क्या दिया है? यहां पर लिखित में दावा किया है कि पेंशन रिवीजन लागू करने से, यानी कि जो डॉट ऑब्जर्व पेंशनर चाहते हैं ना कि 7 सीपीसी में आएंगे, डीलिंकिंग करने के बाद 7 सीपीसी में आएंगे और पेंशन रिवाइज करेंगे, तो ये जो पेंशन रिवाइज होगा इसका सरकार पर 16,938 करोड़ रुपए का आर्थिक बोझ पड़ेगा, और जो कि बहुत ज्यादा भारी है। और ये वन टाइम नहीं है, इसके बाद हर साल 4,807 करोड़ रुपए का सालाना बोझ पड़ने वाला है सरकार पर, जिससे सरकार आर्थिक तंगी में आ सकता है, ऐसा दावा किया है। और इसी के साथ एक और यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर एक और तर्क दिया गया है सरकार की तरफ से, जो कि आईडीए और सीडीए पे स्केल पर। उनका कहना है कि जो डॉट ऑब्जर्व पेंशनर्स है वो आईडीए पे स्केल पर आते हैं, इंडस्ट्रियल डीएनएस अलाउंस पर, जो कि बीएसएनएल का है। और जो सरकार है, यानी कि सातवें वेतन आयोग का जो केंद्रीय सरकार है, वो सीडीए पे स्केल पर आती है, सेंट्रल डीएनएस अलाउंस पर। तो दोनों का पे स्केल अलग अलग है। दोनों को अगर इस पे स्केल में लाया गया इनको, तो यहां पर देखा जाए तो हजारों करोड़ का खर्चा होगा। तो ये एक तर्क दिया है। चलिए अपडेट देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट में सरकार डोट ने जो 16,938 करोड़ रुपए की एक मुश्त बोझ और हर साल 4,807 करोड़ रुपए के अतिरिक्त खर्च का दांव खेला है, उसे कानूनी भाषा में फाइनेंशियल बर्डन आर्गुमेंट्स, वित्तीय बोझ का तर्क कहते हैं, जो कि अक्सर सरकार ने यही कारण बताया है पेंशन रिवीजन ना होने का, वेज सेटलमेंट ना होने का, मतलब यही कारण बताया है शुरू से। सरकार अक्सर बड़े मामलों में कोर्ट को डराने या फिर पीछे हटाने के लिए इस आंकड़े का इस्तेमाल करती है, ठीक है। तो देखिए, यहां पर फिलहाल ये जो दो बड़े हथियार है, ये किस तरीके से कोर्ट केस का रुख बदल सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं, सरकार ने तो अपने दो हथियार तैयार कर लिए, लेकिन कानून है अंधा नहीं है, और न ही
पेंशनर्स के वकील कमजोर है। 20 मई 2026 को जब अदालत में बहस होगी तो पेंशनर्स के वकीलों के पास सरकार के इस आर्थिक घाटे वाले तर्क की धज्जियां उड़ाने के लिए 5 सबसे बड़े मजबूत कानूनी और संवैधानिक हथियार होंगे। सरकार के पास अपने 2 हथियार हैं जिसकी वजह से कोर्ट का पूरा रुख चेंज हो सकता है। तो कहीं ना कहीं बीएसएनएल पेंशनर्स यूनियंस ने भी यहाँ पर अपनी तरफ से कुछ सोच के रखा होगा कि अगर सरकार ने यहाँ पर ये जो 2 हथियार मैंने बताया आपको, सीडीए बनाम आईडीए पे स्केल, उसी के साथ यहाँ पर जो वित्तीय बोझ का तर्क है, ये 2 तर्क अगर यहाँ पर बताए हैं, यानी कि पहले ही 12 मई 2026 को सुनवाई जो हुई थी उसमें बता दिए हैं और इसको जो कोर्ट है उन्होंने नोट भी कर लिया है। अब आगे जाकर हम ये नहीं कह सकता कि पेंशनर्स का पक्ष भारी है, लेकिन इसके जवाब में जो पेंशनर्स यूनियन है उन्होंने कुछ तो यहाँ पर किया होगा। तो 5 ऐसे हथियार या फिर 5 ऐसे तर्क है बीएसएनएल पेंशनर्स के पास भी जो सरकार के 2 तर्कों का मुंह तोड़ जवाब देने वाले हैं। देखिए, पहला तर्क है पेंशन कोई खैरात नहीं है, कमाई हुई संपत्ति है, प्रॉपर्टी राइट रूल है। ठीक है, वकीलों जो पेंशनर्स के वकील है उनका तर्क है कि सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला जो कि डीएम नकारा बनाम भारत संघ, कोर्ट ने साफ कहा है उनमें कि पेंशनर्स कोई भीख नहीं है, पेंशन कोई भीख नहीं है, खैरात या फिर सरकार की मर्जी से मिलने वाला कोई इनाम नहीं है। यहाँ पर ये सरकारी कर्मचारी की बरसों की सेवा का टैक्स फ्री हिस्सा है जिसे सरकार रोक नहीं सकती। इस तर्क को अगर कोर्ट केस में इस्तेमाल किया गया तो वकील कहेंगे कि बजट की कमी का बहाना बनाकर सरकार किसी नागरिक का संवैधानिक संपत्ति के अधिकार आर्टिकल 301 का हनन नहीं कर सकती। पैसा कम है इसलिए हम हक नहीं देंगे, पैसा कम है इसलिए हम हक नहीं देंगे, ये दलील कानूनन अमान्य है देखा जाए तो। ये एक तर्क है। इसके बाद दूसरे तर्क की बात करें, फंडिंग का स्रोत सरकार खुद है, बीएसएनएल का मुनाफा नहीं। यानी कि अगर डीलिंकिंग के बाद डोंट ऑब्जर्व कर्मचारी, डोंट ऑब्जर्व पेंशनर्स 7 सीपीसी में आते हैं, सरकारी सीडीए पे आते हैं, ठीक है, सीडीए स्केल पर आते हैं, तो जो पैसा है वो सरकार खुद दे रही है, बीएसएनएल के मुनाफे से नहीं आ रहा, कोई कंपनी नहीं दे रही यहाँ पर। ठीक है, वकीलों का तर्क है कि जब बीएसएनएल का गठन हुआ था तब सरकार ने खुद गारंटी दी थी कि कर्मचारी की ड्यूटी डोट से बीएसएनएल में अब्सॉर्ब होने यानी कि शामिल हो रहे हैं तो उनकी पेंशन का भुगतान कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार देगी और उनकी पेंशन का भुगतान केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 अब 1921 हो गया जो कि के नियम 37A यानी कि जो सीसीएस पेंशन रूल है उसके तहत भारत सरकार ही देगी। अभी देखिए कोर्ट केस में इसको किस तरीके से बयान किया जाएगा। सरकार यह बहाना नहीं बना सकती कि बीएसएनएल घाटे में है, पेंशनर्स की पेंशन सीधे भारत सरकार यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती है, इसलिए बीएसएनएल की माली हालत को पेंशन डिवीजन रोकने का आधार नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, ये 2 तर्क हो गए जो कि कानूनन सही है भाई साहब। ठीक है, जैसे कि जो 2 तर्क सरकार के सही है कानूनन, वैसे ये भी सही है। अभी समानता का अधिकार है आर्टिकल 14 तो डिस्क्रिमिनेशन का जो तर्क है, वकीलों का तर्क है कि केंद्र सरकार के अन्य सभी विभागों में जो पूर्व कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का पूरा लाभ और पेंशन संशोधन मिल चुका है। बीएसएनएल के पेंशन भोगी भी केंद्र सरकार के पूर्व कर्मचारी यानी कि डोट ऑब्जर्व कर्मचारी माने जाते हैं। तो ये किस तरीके से सरकार, ये किस तरीके से कोर्ट में साबित होगा, एक ही जैसी श्रेणी के 2 लोगों के बीच में सरकार भेदभाव नहीं कर सकती। बजट का बहाना बनाकर एक वर्ग को फायदा देना और दूसरे वर्ग को छोड़ देना संविधान के अनुच्छेद 14 यानी कि जो समानता का अधिकार है उसका सीधा उल्लंघन है भाई साहब। ठीक है, 3 तर्क हो गए। चौथा तर्क देख लेते हैं, आर्थिक बोझ न्याय के रास्ते में रोड़ा नहीं बन सकता। कैसे? देखिए, वकीलों का तर्क है कि सुप्रीम कोर्ट में कई मामलों में सिद्धांत तय किया गया है कि न्याय करने के लिए वित्तीय तंगी का बहाना नहीं बनाया जा सकता। इसको कोर्ट में किस तरीके से पेश करेंगे, यदि किसी कर्मचारी का कानूनी हक बनता है तो सरकार को भुगतान करना ही पड़ेगा, चाहे राशि कितनी भी बड़ी हो। सरकार ये नहीं कह सकती कि हमारे पास पैसे नहीं है इसलिए हम कानून का पालन नहीं करेंगे। ठीक है, 4 तर्क हो गए हैं जो कि कानूनन सही है। 5वां तर्क है कि सरकार के आंकड़ों की रिकैलकुलेशन यानी कि आंकड़ों को चुनौती देना। वकीलों का तर्क है कि सरकार जो 16,938 करोड़ रुपए का आंकड़ा दिखा रही है वो डराने के लिए एक मुफ्त एरियर के साथ बड़ा करके दिखाया गया है। अभी कोर्ट केस में इसको साबित किस तरीके से करेंगे,
पेंशनर्स के वकील कोर्ट में साबित करेंगे कि सरकार ने इस कैलकुलेशन में उन पेंशनर्स को भी जोड़ लिया है जिनकी मृत्यु हो चुकी है, या फिर जो कैलकुलेशन के तरीके में लूप होल्स है। असल मासिक या फिर सालाना बोझ उतना नहीं पड़ेगा जितना बड़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। 17 मई 2026 की स्थिति देख लेते हैं फिलहाल क्या प्लानिंग बन रही है। आज की तारीख में स्थिति है कि सरकार ने अपना आर्थिक रोना कोर्ट के सामने ऑलरेडी रो चुके हैं। अब जो गेंद है यानी कि जो फाइल है यानी कि जो ताकत है अब पेंशनर्स के हाथ में आ गई है। 20 मई 2026 को पेंशनर्स के वकील जस्टिस श्री हरिशंकर की बेंच के सामने ये दलील रखेगी कि कानून और संविधान वित्तीय आंकड़ों के ऊपर है। ठीक है, इसलिए 20 मई को सड़कों पर जो महाधरना हो रहा है और सरकार पर राजनीतिक दबाव बनाएगा और उसी दिन कोर्ट के अंदर कानूनी तर्क सरकार के वित्तीय दाव को पस्त करने का काम करेंगे। ठीक है, यानी कि दो देखा जाए तो मैंने आपको इस वीडियो में बताया सरकार को कमजोर मत समझना। भले आपके पास ये जो 5 तर्क है ये है, लेकिन सरकार के पास भी अपना एक विशेष तर्क है। हो सकता है कहीं ना कहीं कोर्ट का रुख बदल सकता है। तो कर्मचारी जो पेंशनर्स से मेरा यही कहना है यूनियन सर कि अपनी तैयारी आप फुली रखना और जो भी अपडेट रहेगी सामने से लेकर कर आएगी मैं जरूर वीडियो बनाकर लेकर आऊंगा। सभी यूजर्स जो बीएसएनएल यूजर है उनके लिए भी ये अपडेट है। सभी को मैं कहना चाहूंगा कि धीरे धीरे जो बीएसएनएल के अंदरूनी जगह पर कर्मचारी पेंशनर्स की समस्या सॉल्व हो रही है, इसलिए बीएसएनएल यूजर को मैं यही बोलना चाहूंगा कि घबराइए मत, बीएसएनएल नहीं डूबेगी भाई साहब। फिलहाल इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपके डाउट क्वेश्चन वगैरह तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।